नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 11th का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो हमारा टॉपिक चल रहा था इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, उसके बारे में। तो ये इस टॉपिक की लास्ट वीडियो है। काफ़ी लंबा हो गया है हमारा ये चैप्टर। इसके लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था प्राइमरी वेव्स के बारे में, सेकेंडरी वेव्स के बारे में और लैंड वेव्स के बारे में। अब हम बात करेंगे भूकंपीय तरंगों के व्यवहार के बारे में। तो जो हमारी भूकंपीय तरंगें होती हैं, इनको सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा नापा जाता है। इनके व्यवहार के संबंध में निम्न तथ्य हैं। इन तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थ में से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थ में से गुजरने पर घट जाता है। यानी कि जब ये चल रही होती हैं तो जब ये अधिक घनत्व वाले, अधिक डेंसिटी वाले पदार्थ से होकर गुजरती हैं तो इनकी स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है, जबकि कम घनत्व वाले पदार्थ में से गुजरने पर घट जाती है। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी पी तथा एस तरंगें पहुंचती हैं। इन तरंगों की जो गति होती है वो गहराई के साथ बढ़ती जाती है और यह क्रम 2900 किलोमीटर की गहराई तक सीमित रहता है। फिर है एस तरंगें लुप्त हो जाती हैं तथा पी तरंगों की गति कम हो जाती है। पृथ्वी का धात्विक क्रोट तरल पदार्थ जैसा है। 2900 किलोमीटर की गहराई तक चट्टानों का आचरण ठोस पदार्थ जैसा है। क्रोट पर एस तरंगें पहुंचते ही लुप्त हो जाती हैं तथा पी तरंगें आवर्तित हो जाती हैं। भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के पश्चात यानी कि 5,000 किलोमीटर तक कोई तरंग नहीं पहुंचती है। यह क्षेत्र छाया क्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग भारी पदार्थों से निर्मित है। इस पे नीफे की प्रधानता है। यह धात्विक क्रोट कहलाती है। फिर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पी तथा एस तरंगों की गति बढ़ती जाती है और मेंटल क्रोट सीमा पर दोनों तरंगों की गति अधिकतम हो जाती है। सीमा पर पी तरंगों की गति कम हो जाती है तथा एस तरंगें लुप्त हो जाती हैं। देखिए, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मैंने काफ़ी पहले एक इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पे मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था। आप उसको चेक करिएगा, पुराना है वो, और उस पे मैंने आपको ना पूरा डायग्राम के साथ पूरा समझा रखा है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उससे आप इस टॉपिक को ना, जो ये वाला टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जो हमारी प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं उनकी स्पीड का बढ़ना घटना और कहाँ पे वो निम्न गति का मंडल होता है। यानी कि 100 से 200 किलोमीटर की जो गहराई वाला जो पार्ट होता है वो निम्न गति का मंडल कहलाता है। उसे दुर्बलता मंडल भी कहते हैं और इंग्लिश में एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं, क्योंकि वो अर्धगलित अवस्था में होता है और वहां से जब ये तरंगे गुजरती हैं तो उनकी स्पीड जो होती है कम हो जाती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी उसके बारे में, उसको आप उस वीडियो में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था के बारे में हम बात करेंगे। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने से प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती जाती है। फिर 20 से 24 किलोमीटर जाने पर तापमान वृद्धि के कारण कोई भी चट्टान अपनी मौलिक अवस्था में नहीं रह सकती और इस ताप अधिक्य के कारण चट्टानें द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय निसृत लावा भी इस तथ्य की पुष्टि करता है। महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के सिद्धांत भी इस आंतरिक भाग के द्रव अवस्था का पुष्टिकरण करता है। मतलब यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि जैसे हमने बोला कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ रहा है, तो यानी कि जैसे जैसे हम गहराई पे बढ़ते जाएंगे तो तापमान जो है बहुत अधिक हो जाएगा कि जो चट्टानें हैं वो सॉलिड फॉर्म में नहीं रह सकती हैं, बल्कि वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे, क्योंकि इतनी अधिक तापमान में कोई भी चीज़ ठोस अवस्था में नहीं रह सकती। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे भी जो लावा निकलता है, तो ये भी एक साक्षी है जिससे हम बात कर सकते हैं कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो गलित अवस्था में है। लेकिन अगर हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल गली हुई है अंदर से चट्टानें। कहीं कहीं पे क्या है, जो गली अवस्था में, यानी कि वो गलित अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से वो गलित अवस्था में ही है ना। इसके बहुत सारे कारण हैं, आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे हायर एजुकेशंस में। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे बस ये बताने की बात की गई है कि जैसे कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है, तो ऐसे ही अगर हम 20 से 24 किलोमीटर की गहराई तक की बात करें तो तापमान की वृद्धि के साथ जो हमारी जो चट्टानें हैं ये ठोस अवस्था में नहीं रह सकती हैं। यहाँ पे बस ये बात की गई है कि जैसे हमारा ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जब उसमें से लावा निकलता है तो ये भी एक साक्षी है कि जो चट्टानें हैं अंदर गलित अवस्था में, तभी वो लिक्विड फॉर्म में बाहर आ रही हैं।
कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि ना तो पृथ्वी पूर्ण रूप से ठोस है और ना ही उसके आंतरिक भाग को पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में ही माना जा सकता है। अनेक विद्वानों का मत है कि पृथ्वी की आंतरिक चट्टानें अधिक तापमान के होते हुए भी दबाव के कारण ठोस अवस्था में ही हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पृथ्वी की रासायनिक संरचना और विभिन्न आवरण के बारे में। तो इसका अध्ययन जो है, इसकी रासायनिक संरचना की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे जर्मन के वैज्ञानिक स्वेस थे, उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया था और इसका विस्तृत जो वर्णन किया था पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है उसकी रासायनिक संरचना के बारे में। जर्मन के वैज्ञानिक स्वेस ने इसका अध्ययन किया था सबसे पहले और इसके बारे में एक विस्तृत से वर्णन किया था अपनी पुस्तक डस एंड लिट्स डर अर्डे में, यानी कि ये इनकी बुक थी जिसमें इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो रासायनिक संरचना है उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। किसने किया था? जर्मन के वैज्ञानिक स्वेस ने। ठीक है, तो पृथ्वी की ऊपरी परत अवसादी चट्टानों से निर्मित है जिस पर कम गहराई तथा घनत्व भी कम है। इस परत का जो संगठन है वो सिलिका, फेल्सपार तथा अभ्रक के तत्वों से युक्त है। इस परत के नीचे पृथ्वी की संरचना को निम्नलिखित 3 विभागों में बांटा गया है। ये कौन बता रहे हैं? ये स्वेस महोदय जी ने बताया था। ठीक है, तो पहला है हमारा सियाल। आपने पढ़ा है इसके बारे में कि रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को सियाल, सीमा, नीफे। तो हम अभी बात कर रहे हैं सियाल के बारे में। तो इस प्रथम परत को स्वेस ने सियाल नाम से संबोधित किया है। इस परत का जो औसत घनत्व है वो 2.9 है। आई थिंक इसका 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऐसे होता है तथा जो इसकी गहराई है वो 50 से 300 किलोमीटर है तथा इस भाग की प्रमुख चट्टानें ग्रेनाइट है। यानी कि जो हमारी सियाल वाली जो परत होती है इसमें सिलिका की और एल्यूमिनियम की जो पदार्थ जो होते हैं इनकी मात्रा जो होती है अधिक होती है। ऐसा नहीं है कि और चीज़ें नहीं मिलती होंगी, लेकिन सिलिका की और एल्यूमिनियम की जो मात्रा है वो अधिक मात्रा में मिलती है, इसलिए इस परत का जो नाम है वो सियाल रखा गया है। सियाल SI सिलिका और AL यानी कि एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर है हम बात करेंगे नेक्स्ट सीमा के बारे में। तो इस परत में से ज्वालामुखी लावा निस्सृत होता है, यानी कि जो ये वाली जो परत होती है सीमा वाली, तो यहाँ से हमारा जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे जो लावा निकलता है ना वो इसी वाली सीमा से ही निकलता है। इस परत में क्षारीय पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। लोहा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सिलिकेट भी इसी परत में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस आवरण का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 तक पाया जाता है। इस परत की गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर है तथा यहाँ बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। देखो, अभी अपने सियाल में बात की थी कि यहाँ पे प्रमुख चट्टानें ग्रेनाइट है और सीमा वाले में बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नीफे के बारे में। तो इसका निर्माण कठोर धातुओं के योग से हुआ है। इस परत का औसत घनत्व 11 है। और अच्छा हाँ, मैंने अभी आपको लास्ट में जो मैंने आपको बताया था अनुदैर्घ्य तरंगे, है ना, अनुप्रस्थ तरंगे, तो उसके बारे में छोटा सा एक चीज़ लिखी है, जैसे कि अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती हैं इन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं और इसमें कणों का जो कंपन होता है वो दोलन तरंग की दिशा के समानांतर होते हैं, जैसे ध्वनि तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे जैसे कि ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं इंग्लिश में, इसमें कणों का कंपन या दोलन तरंग की दिशा के लंबवत होते हैं, जैसे कि प्रकाश तरंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको समझिए। सियाल के बारे में भी हमने पढ़ा है ना। सियाल यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है सबसे पहले। फिर हमने बात करी सीमा के बारे में। ठीक है, तो सीमा जो होती है इसमें सिलिका की, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। और नीफे जो होता है हमारा नीफे, तो इसमें क्या होता है, निकेल और फेस्फोरस ऐसे होता है ना इसके बारे में। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं आधुनिक मान्यताओं के बारे में। तो भूकंप की लहरों की गति के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 खंडों, अब देखिए यहाँ पे लहरों की गति के अध्ययन के आधार पर यहाँ पे पृथ्वी के आंतरिक भाग को बांटा गया है। किस किस में? क्रस्ट में बांटा गया है, मेंटल में और कोर में विभक्त किया गया है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग क्रस्ट, कोर, मेंटल के बारे में, क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में। ठीक है, आप यहाँ पे याद रखिएगा, एक तो रासायनिक संरचना के आधार पर बांटा गया है सियाल, सीमा और नीफे में, और यहाँ पर जो है लहरों की गति के अध्ययन के आधार पर बांटा गया है
क्रस्ट, मेंटल और कोर में। तो अभी हम बात करते हैं क्रस्ट के बारे में। तो पृथ्वी की धरातल पर जिस पर हम निवास करते हैं दो भिन्न प्रकार के भाग पाए जाते हैं। एक होता है हमारा स्थलीय भाग तथा सागरीय भाग। इनके नीचे के क्रस्ट में भिन्नता पाई जाते हैं। यानी कि देखो, जिस पे हम निवास करते हैं ना, हम मनुष्य निवास करते हैं, हम सभी लोग निवास करते हैं, तो वो पार्ट कौन सा होता है? क्रस्ट वाला। तो क्रस्ट को भी दो भाग में बांटा गया है। एक होती है हमारी सागरीय क्रस्ट, जिसे कि सागरीय क्रस्ट, जिसे कि इंग्लिश में हम ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं, और दूसरा आता है महाद्वीपीय क्रस्ट, जिसे कि हम इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं वो है सागरीय क्रस्ट के बारे में। याद रखना, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है, ये लहरों की गति के अध्ययन के आधार पर, यानी कि जो हमारी ये वेव्स होती हैं तो उनकी जो स्पीड होती है, इसका स्टडी किया गया और उस स्टडी के आधार पर हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग को बांटा गया है। अगर रासायनिक संरचना के आधार पर पूछता है तब आप लिखेंगे सियाल, सीमा, नीफे, और लेकिन लहरों की गति के आधार पर पूछता है तो आपका आंसर क्या होगा? क्रस्ट, मेंटल और कोर। अभी हम बात करें कि जो क्रस्ट है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारी सागरीय क्रस्ट, जिसे कि इंग्लिश में ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं, और दूसरा है हमारी महाद्वीपीय क्रस्ट, जिसे कि हम इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं सागरीय क्रस्ट के बारे में। तो 65% भाग पर सागरीय क्रस्ट का विस्तार है। फिर यह क्रस्ट जो होती है ये 5 किलोमीटर सागरीय जल से आच्छादित है। यह सभी स्थानों पर संरचना की दृष्टि से एक समान पाई जाती है। इस क्रस्ट की जो मोटाई है 8 किलोमीटर तक अनुमानित की गई है। ये बात हो रही है सागरीय क्रस्ट की। जो हमारा टोटल एरिया है, यानी कि जितना हमारा एरिया है उसके 65% भाग पर हमारी कौन सी है? ये ओशियनिक क्रस्ट कही गई है। ठीक है, और यह क्रस्ट 5 किलोमीटर तक क्या है? सागर के जल से ढकी हुई है, और संरचना की दृष्टि से ये एक समान पाई जाती है सभी स्थानों पर, और इस क्रस्ट की मोटाई जो है वो 8 किलोमीटर तक अनुमानित की गई है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे महाद्वीपीय क्रस्ट की, जिसे इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। तो यह क्रस्ट जो है 25 से 50 किलोमीटर की मोटाई में महाद्वीपों के नीचे पाई जाती है। इसकी औसत मोटाई 35 किलोमीटर है। इसकी संरचना एक समान नहीं है। उसकी मोटाई अवसादी, आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। इसके नीचे का भाग अधिक तीव्रता वाला भूकंपीय क्षेत्र माना गया है। फिर अब हम बात करेंगे मेंटल के बारे में। तो इसमें पृथ्वी का अधिकांश आयतन पाया जाता है। इसका औसत घनत्व जो होता है वो 4.5 है। यह भाग भारी चट्टानों से निर्मित है। इस भाग में ऑक्सीजन एंड सिलिका, O2 मतलब ऑक्सीजन एंड सिलिका की अधिकता पाई जाती है हमारे मेंटल में। इस भाग में भूकंपीय लहरों की जो गति है वो 7.9 किलोमीटर पर आवर के स्थान पर 8.1 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, अगर आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है तो जो मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला था ना, उसको आप एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, या तो मैं करूँगी कि उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि अगर आपको इस टॉपिक के बारे में, यानी कि क्रस्ट, मेंटल, कोर और इनकी वेव्स की जो स्पीड घटती है, बढ़ती है, उसके बारे में जो आपको अच्छे से पढ़ना है, तो आप उस लिंक पे जाकर क्लिक करना, वो वीडियो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में क्या करूँगी कि उस वीडियो को आपको ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो इससे अच्छा है कि मैं उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप दोबारा देख लेना। अब हम बात करेंगे कोर की। इस भाग की जो मोटाई होती है वो 3471 किलोमीटर है। इस भाग में सर्वाधिक घनत्व 10 या इससे अधिक पाया जाता है। इसका आयतन समस्त पृथ्वी के आयतन का केवल 16% है तथा समस्त द्रव्यमान यानी कि मास का 32% है। इस भाग में पी लहरों की गति में वृद्धि हो जाती है और इस भाग में लोहे की और निकल धातुओं की अधिकता होती है। फिर भूकंप लहरों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग परतों का सरल रूप प्रस्तुत किया गया है। एक स्थलमंडल जिसे कि हम लिथोस्फीयर कहते हैं, यह पृथ्वी का ऊपरी भाग है तो सियाल परत के नाम से जाना जाता है। इसमें ग्रेनाइट की अधिकता होती है। मुख्यतः सिलिका एल्यूमिनियम मिश्रित पदार्थ पाया जाता है। इस परत की मोटाई 100 किलोमीटर तथा इस परत की चट्टानों का घनत्व 2.6 है। मतलब वही चीज़ है, लेकिन इसको थोड़ा और इजी भाषा में आपको बता दिया गया है। फिर आता है हमारा जिसे कि उताव या पायरोस्फीयर भी कहते हैं, इसे मिश्रित मंडल भी कहते हैं। बेसाल्ट की अधिकता तथा घनत्व 3.5 है। परत की मोटाई 100 से 2800 किलोमीटर तक है। गुरुमंडल एक बैरोस्फीयर भी जिसे कहते हैं, मोटाई 2880 किलोमीटर से आगे पृथ्वी के मध्य भाग तक तथा घनत्व इसका 8 से 11 होता है। इस परत के निर्माण में लोहा तथा निकेल नामक खनिजों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो
आपको जैसा सही लगे आप वैसे पढ़ लेना। आगे हम बात करेंगे भूकंपीय तरंगों के बारे में, यानी कि बॉडी वेव्स। भूकंपीय तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा विभोजन की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए इसे भूकंपीय तरंगे कहते हैं। जिन क्षेत्रों में भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती, ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय क्षेत्र यानी कि शैडो जोन कहती हैं। यानी कि जहाँ से भूकंपीय तरंगे नहीं जाती हैं या फिर अभिलेखित नहीं होती हैं, तो वो जो क्षेत्र होता है उसे छाया क्षेत्र कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र, जहां कोई भी भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती, दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है और यह एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से भिन्न होता है। तो आई थिंक ये फाइनली ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो मैं वही कह रही हूँ कि आप अच्छे से इसको वीडियो को देखना, और जहाँ पे आपको डाउट हो आप उस वीडियो को दोबारा अच्छे से देखना, क्योंकि मेरे ख्याल से जो ये मैंने अभी लास्ट वाली चीज़ बताई है ना, आप अच्छे से नहीं समझे होंगे। तो इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप उस पहले वाली वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि ये 11th क्लास के हिसाब से जो चीज़ें दी गई थी ना, मैंने उसी हिसाब से ये चीज़ें बनाई हैं। लेकिन अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का जो ये चैप्टर है ये फाइनली ख़त्म हो गया है, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।